दोस्तों नमस्कार। आजकल फिर केजरीवाल साहब चर्चा में हैं। एक तरफ सुकेश की चिट्ठी, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज होना और मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई अब 20 तारीख को होगी। कुल मिला के मुद्दा यह है कि ये सारी घटनाओं के पीछे कौन है। अगर ये सब चीजें कानून के हिसाब से होती तो क्या आज ये समस्याएं होती? सवाल ये है। दोस्तों थोड़ा इतिहास पे चलते हैं। भारत के संविधान में 69th अमेंडमेंट में दिल्ली की स्थापना हुई। दिल्ली एज ए सरकार, उससे पहले वो यूटी था। और भारत के संविधान में 239 AA एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, जिसके कारण भारत के अंदर यूटी को कन्वर्ट करके दिल्ली एज ए राज्य का दर्जा दिया गया। और जो कानून बना उसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के तहत दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी इसका निर्धारण किया गया। सेक्शन 44 अगर हम एक्ट का देखें तो उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि दिल्ली सरकार किन नियमों और कानूनों के तहत काम करेगी। इन रूल के तहत अगर हम जाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। अब सवाल आता है कुछ मुद्दे जो आज की तारीख में जनता में हैं कि लीकर पॉलिसी क्यों बनी, किस लिए बनी, किसने बनाई, किसके कहने पे बनाई। अब ये सब सवालों के जवाब आने बाकी हैं। इसी तरह से दिल्ली के अंदर पावर कंपनियां हैं, उनके बोर्ड पे कौन होगा, कैसे होगा, उसके प्रावधान, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है उसका प्रावधान, दिल्ली डीटीसी के अंदर जो बसों का टेंडर है उसको लेके एक घपले की बात सामने आ रही है। इसी तरह से स्कूलों को लेके जो इन्वेस्टमेंट हुए, क्या वो सही हुए या गलत, वो अपने आप में एक ऑडिट का मुद्दा है। इस तरह बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो आज कंट्रोवर्शियल हो गए। अब सवाल ये है कि ये निर्णय लेता कौन है या निर्णय लेने का अधिकार किसको है। अगर हम ये देखें कि जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो एलजी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं, उन सब में एक चीज बहुत क्लियर है कि ये सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स के आधार पे एलजी की सिफारिश पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या ये एक न्यायिक मुद्दा है या एक प्रोसीजरल मुद्दा है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी सरकार जब देश में आती है तो उसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं। आफ्टर ऑल इलेक्शन में जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनका सरकार में रोल क्या होता है ये समझना भी जरूरी है। डेमोक्रेसी में जब भी हम किसी प्रतिनिधि को चुन के संसद या विधानसभा में भेजते हैं तो वो एज ए गार्जियनशिप रोल में जाता है, ना कि मालिक के रोल में। इसका मतलब ये है कि उसको राज्य या केंद्र के डिपार्टमेंट्स या सरकारों को चलाने की जनता की तरफ से सहमति है और उसको उसी तरह से काम करना होगा जो प्रावधान सरकार ने बनाए गए। अगर उनमें कोई बदलाव करना होगा तो उसका एक प्रोसीजर है, चाहे वो विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो। अपनी मर्जी से कोई नेता या कोई मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कानून नहीं बदल सकते। हाँ, अगर उनको लगता है कि कानून में व्याख्या की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप कोर्ट की मदद से उसके इंटरप्रिटेशन में हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीजें, ये प्रावधान सारे हमारे संविधान और हर कानून में दिए गए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन की वहां पे कोई बात आती नहीं है। तो दिल्ली में जो घपले हो रहे हैं या जो घपलों की साजिश की बात हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? अभी तक हमने देखा कि 2 मंत्री जेल में हैं, एक और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उससे पहले एक और मंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो कुल मिला के दिल्ली में अगर 6 मंत्री हों तो 4 को तो बदला जा चुका है। चीफ मिनिस्टर साहब अभी कॉमन है। अब सवाल ये है कि ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण दिल्ली में एलिगेशन लग रहे हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर की भूमिका क्या है? अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करने की जगह हम इसको कानून के रूप में, दिल्ली सरकार का कानून क्या बोलता है, पहले हम उसकी व्याख्या करते हैं और फिर हम इंटरप्रिटेशन पे आएंगे।
देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बिजनेस रूल्स जो है दिल्ली के, जिसको ये कहा जाता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो 1993 में राष्ट्रपति महोदय ने जो लागू किए थे, उसके तहत अगर हम जाएं तो जो उसका सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि ऑल प्रपोजल्स रेफर्ड टू इन द शेड्यूल, कि शेड्यूल में जो बातें कही गई हैं शेल बी सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर। बहुत क्लियरली लिखा है कि शेड्यूल में जो बातें कही गई हैं वो चीफ मिनिस्टर की सहमति के बगैर नहीं हो सकती। आफ्टर कंसिडरेशन बाय द मिनिस्टर इन चार्ज with a view of obtaining his orders for circulation of the proposal under Rule 9 or placing it for the consideration of the council। इसका मतलब यह है कि कंसर्न मिनिस्टर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से कंसेंट करेगा और आगे की कार्रवाई, या अगर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रेफर करना है तो वो चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर दिल्ली में कोई भी बदलाव होगा उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की होगी। अब शेड्यूल में किन किन बातों को कवर किया गया है इस पे एक नजर डालते हैं। कुल 19 बातें कही गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली की असेंबली का कन्वीन करना, समन करना, प्रोपेगेशन करना, दिल्ली की असेंबली को भंग करना, ये सारी जिम्मेवारियां चीफ मिनिस्टर के तहत आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी राज्य के खर्चे हैं, जो भी एनुअल बजट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव एंड डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अगर दिल्ली सरकार को और पैसा भी चाहिए और उसको अगर आपको असेंबली में भी रखना है तो पहले चीफ मिनिस्टर की सहमति जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर अपने मन से या कोई मंत्री या सेक्रेटरी अपने मन से प्रपोजल नहीं दे सकता है, मतलब बगैर सीएम के ये कार्रवाई नहीं हो सकती। Proposal in which the opinion of council to the resolution or bill to be moved, अगर मान लीजिए कोई नया बिल बनाना है, नया कानून बनाना है, कोई प्रपोजल है जो असेंबली में देना है डिस्कशन के लिए, बगैर सीएम की कंसेंट के वो नहीं हो सकता। तो ये बात भी बहुत क्लियर है। इसका मतलब अगर लीकर पॉलिसी बनी है और लीकर पॉलिसी को लागू किया गया है तो क्या बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के हो सकता है? कानून तो ये कहता है कि बगैर सीएम की कंसेंट के नहीं हो सकता। इसका मतलब जितने प्रावधान हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टेंडर हो, क्योंकि सब जगह रेवेन्यू इंप्लीकेशन, टेंडर है, पैसा है, उसमें संशोधन है, सुधार है, बगैर सीएम की कंसेंट के कुछ भी दिल्ली सरकार में नहीं हो सकता। Proposal for imposition of new taxes or any change in the method of assessment, अगर आप 2% से बढ़ा के 12% दिल्ली की लीकर पॉलिसी में टैक्स का प्रावधान करते हैं या उसमें कमीशन की बात करते हैं जिससे रेवेन्यू इंप्लीकेशन हो सकता है राज्य सरकार में, तो दिल्ली सरकार का कानून ये कहता है बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के आप वो प्रपोजल नहीं दे सकते। इसका मतलब लीकर पॉलिसी में जो भी बदलाव हुए हैं वो बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के नहीं हो सकते। प्रपोजल विच अफेक्ट द फाइनेंसेस ऑफ द कैपिटल विच डू नॉट हैव कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एग्री नहीं करते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो उसको ओवररूल कर सकता है, उसको कंसेंट दे सकता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में जितने भी टेंडरिंग सिस्टम होते हैं जिसमें रेवेन्यू इंप्लीकेशन है, दिल्ली का खर्चा है या आमदनी है, वो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के नहीं हो सकता है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको बदलने की कोशिश की है तो उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर का कंसेंट जरूरी है। ये प्रावधान है दिल्ली सरकार के। इसी तरह से मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि प्रपोजल इन्वॉल्विंग एनी इंपॉर्टेंट चेंज इन पॉलिसी और प्रैक्टिस, तो लीकर पॉलिसी तो चेंज इन पॉलिसी थी, तो क्या बगैर सीएम के वो हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑर्डर एम्प्लॉइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कैपिटल, प्रपोजल फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस द मैक्सिमम रिन्यूमरेशन ऑफ विच एक्सीड्स ₹500,
अगर 500 रुपए से ज्यादा का अगर कहीं खर्चा है और कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना भी है या बदलाव भी करना है तो बगैर सीएम के नहीं हो सकता। अब आप देखिए, दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसमें करीब 1 करोड़ का प्रावधान था। करीब 16-17 रिटायर्ड ऑफिसर्स को उन्होंने रखा था, जिसको हम कहते हैं कि स्पाइंग करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट से वो हो सकता है? दिल्ली का कानून कहता है नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में जितने फेरबदल हुए हैं, जितने आज की तारीख में कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे या बगैर उनकी कंसेंट के नहीं हो सकते। इस बात को समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, जब ये मुद्दा सीबीआई को, लीकर पॉलिसी का मुद्दा जब रेफर किया गया एलजी के द्वारा सीबीआई को, आपको ध्यान होगा कि वो एलजी की रिपोर्ट पे किया गया था। वो बीजेपी की कंप्लेंट नहीं थी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लेंट नहीं थी, या किसी आम आदमी की कंप्लेंट नहीं थी। एलजी के पास जो चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भेजी थी, उसमें यह कहा गया था कि प्रोविजंस का या प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोसीजर्स और प्रोविजंस का वायलेशन करते हैं तो कोई ना कोई तो मकसद होगा। और यहां पे जो चीज सामने आ रही है वो है रिश्वत का, करप्शन का मुद्दा निकल के आया है। इसीलिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक सीबीआई और ईडी द्वारा, उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं जो इस बात को बताते हैं कि करप्शन इन्वॉल्वमेंट था। यहां तक स्थिति आज तक की है। आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि साहब, चीफ मिनिस्टर ने तो चलो पॉलिसी बनाई, लेकिन उसको बाद में एलजी ने तो अप्रूव किया। तो अब एलजी जवाब दें कि चीफ मिनिस्टर की जो पॉलिसी अगर गलत थी तो उसको अप्रूवल क्यों दिया गया। दोस्तों, यहां एक फर्क है समझने का। एलजी के पास जो पेपर जाता है वो ये मान के साइन करते हैं कि चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार ने ईमानदारी से कानून को फॉलो करके सारे प्रावधानों का ध्यान रखते हुए गुड फेथ में डिसीजन लिया होगा। ये एक एजम्पशन होता है। ये कोई नहीं कहता कि वहां पे घपला हुआ होगा, रिश्वत ली होगी या कोई और एजेंडा होगा। एक गुड फेथ में एलजी या प्रेसिडेंट साइन करते हैं। अगर उनके नीचे की सरकारें अगर घपला कर रही हैं तो वो जाके एलजी को ये तो नहीं बताएंगे कि हमने क्यों और किसके मोटिव पे ये काम किया, हमारा क्या इसके पीछे हिडन एजेंडा है। तो बहुत सारी बातें बाद में सामने आती हैं जब पता लगता है कि इसके पीछे तो गबन था, घपला था, कोई करप्शन था, वगैरह वगैरह। तो ये कहना कि क्योंकि एलजी ने पेपर साइन कर दिए थे इसलिए अब बाकी कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर साहब सब बरी हो जाते हैं, ये लॉजिकल नहीं है। इमेजिन करिए कि अगर एलजी साहब साइन नहीं करते तो क्या होता। अगर एलजी साहब साइन नहीं करते तो तब यही केंद्र सरकार जो है, जो अक्सर कहती है कि एलजी कोऑपरेट नहीं करते हैं और केंद्र सरकार के इशारों पे राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रहे, तब ये एलिगेशन लगता। इसीलिए गुड फेथ में अगर एलजी ने साइन किया है ये समझ के कि आपने सारे प्रोग्राम्स, सारी पॉलिसीज, सारे कानून और राज्य के हित में काम किया होगा, इसलिए मैं आपके द्वारा भेजे हुए कागज को साइन करता हूं, ये गुड फेथ में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर बाद में यह पता लगता है कि नहीं, इसके पीछे तो षड्यंत्र था, करप्शन का पूरा एजेंडा था, तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो क्या केजरीवाल साहब जो दिल्ली के कानून है, जो रूल बुक है, अगर उसका फॉलोअप नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते हैं और साइन करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि अमेंडमेंट में तो ये कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी अकाउंटेबल। इसका मतलब जितने निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए सारे के सारे मिनिस्टर जिम्मेवार हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर अपने आप को अलग नहीं कर सकते। पहली बात ये है। दूसरा मुद्दा जो सामने आता है वो ये आता है कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये कहना चाहेंगे कि जितने भी काम राज्य सरकार में हुए वो मंत्रियों ने अपने लेवल पे किए और मेरे उसमें कोई जानकारी नहीं थी, मेरे को लूप में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है कि मंत्री और अधिकारियों ने जो काम किए
वो कानून का उल्लंघन था, तो उन पे तो सजा होगी ही होगी। क्या केजरीवाल साहब ये एफिडेविट देंगे कोर्ट में कि मुझे धोखे में रखा गया या मेरे को अंधेरे में रखा गया? अगर ऐसा है तो ये मुद्दा तो काफी समय से चल रहा है। केजरीवाल साहब ने उन मंत्रियों अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के ऑर्डर क्यों नहीं दिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के? अगर उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ धोखा किया गया है तो आपके पास अधिकार है कि आप सीबीआई को बुला के उन सबके नाम दें ताकि सीबीआई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि कोर्ट इस मुद्दे पे क्या संज्ञान लेती है और एविडेंसेस क्या आते हैं। आज की स्थिति तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी के बगैर राज्य सरकार और उसके अधिकारी कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब 500 रुपए से ऊपर के जितने डिसीजन हैं उन सब में चीफ मिनिस्टर की सहमति जरूरी है, चाहे वो पेपर पे हो या ओरल हो। ये समझने की बात। उम्मीद है कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी थी तो आप इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।